बिस्मिल्लाह। अच्छा, यहीं पे आ जाओ, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं फिर इंस्टॉलेशन बताता हूँ, क्योंकि पहले सॉफ्टवेयर के मुतालिक तो जान लेना, फिर सॉफ्टवेयर किस तरह इंस्टॉल होगा वो इसकी सब ब्रांचेस के अंदर आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाओ, टीचिंग प्रोजेक्ट प्राइमावेरा, लर्निंग में डाल दिया प्राइमावेरा 1 2, वो कैसे USB है ना आपकी, 1 2 3, ये 3 चीज़ें, ये 4 चीज़, ये 4 फाइलें जो है ना, न्यू फोल्डर P6 के नाम से ना एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, ये आपको सेंड कर दूंगा। ये पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे ना। और एक काम और भी कर लो, सॉफ्टवेयर का बैकअप भी दिया था ना, आप अपने साथ ले दो, छोटा सा ही है, कोई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये कि काम आएगा, कभी अगर विंडो करप्ट हो जाती है तो इंस्टॉल कर सके ना, ताकि आप अच्छा बिस्मिल्लाह। पहले तो हम आ जाते हैं वर्किंग के तौर पे इनिशियल लेवल के ऊपर ही, प्राइमावेरा के ऊपर, क्योंकि आज हम लोग एक स्लाइड शो पढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड शो पढ़ेंगे। और इस स्लाइड शो को पढ़ने से पहले ना इसकी थोड़ी सी कंटेंट्स के हवाले से समझ लें, प्राइमावेरा है क्या चीज़, क्या आइडिया जहन में आ रहा है कि प्राइमावेरा क्या चीज़ है और क्यों है। स्केड्यूलिंग वगैरह क्वांटिटीज़ के वाले से स्केड्यूल कर देता, मतलब किस तरह से ना, जैसे फ्लोट हमारा एक चार्ट होता था, सही, तो चार्ट जैसे होता है, प्लानिंग कब से एक्टिविटी कब स्टार्ट हो रही है, शेड्यूलिंग चार्ट। अच्छा अच्छा, MS प्रोजेक्ट का नाम सुना है। एमएस बिल्कुल सर। MS प्रोजेक्ट और प्राइमावेरा में कुछ आइडिया है कि क्या डिफरेंशिएट होगा। एमएस प्रोजेक्ट मैंने सर ऐसे में देखा, मैंने यूज़ नहीं किया। हाँ, यूज़ तो मैंने भी नहीं किया खैर, लेकिन वैसे ही पूछ रहा हूँ कि कुछ आइडियाज़ इनमें आ रहा है कि प्राइमावेरा और MS प्रोजेक्ट में क्या फ़र्क होगा। जो मुझे याद पड़ता है कि प्लीज एमएस प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ को नहीं रखता है, हाँ। ज़्यादा एक्टिविटीज़ को रखता था। सही, असल में छोटा सा फ़र्क है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक चीज़ आप समझ लो, टक शॉप, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक होगी टक शॉप, बखाला जिसे हम लोग कहते हैं, और एक हो गया मार्ट, ये बस ये डिफरेंशिएट है समझ लो। MS प्रोजेक्ट जो है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों की प्रोडक्ट है, इन्होंने ना इसको एक कॉन्सेप्ट के तौर पे दिया। देखो MS वालों की जितनी भी प्रोडक्ट है ना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन तमाम प्रोडक्ट को अगर आप देखो ना, ये इनिशियल लेवल की है, इनमें हर चीज़ के ना इन्होंने ओवरव्यू दे दिया कि कौन सा काम किस तरह होता है। जैसे पावर पॉइंट है, प्रेजेंटेशंस बन रही है, लेकिन प्रेजेंटेशन प्रैक्टिकली लाइफ में तो हम उस पर नहीं बना रहे, सिर्फ एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। देखो काम इस तरह हो रहा होता है, एडिटिंग इस तरह हो रही होती है, हम काम किस पे कर रहे हैं, आफ्टर इफेक्ट पे, प्रीमियर पे, वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, असल मेन काम तो उस पर हो रहा है, लेकिन इससे बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है काफ़ी हद तक। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंटेशन के लिए, इसमें हम लोग डॉक्यूमेंटेशन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हर काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे नहीं हो पाता, हम लोगों को प्रिंटिंग के ऊपर काम भेजना पड़ता है, सेपरेशन के ऊपर काम चल रहा होता है, तो हमारे जितने भी ब्रोशर्स वगैरह हो गए सब कोरल ड्रॉ और इलस्ट्रेटर के ऊपर जा रहे हैं, कर रहे सेपरेट होते हुए, तो उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर किया उन्होंने। इसी तरह एक्सेल के ऊपर शीट्स पे काम हुआ आपका, फॉर्मूले लगे, लेकिन अकाउंटिंग पूरी तो इस पे बेस नहीं कर रही, उन्होंने PHT, टैली, क्विकबुक उसके सॉफ्टवेयर निकाल दिए कि आप उसके हिसाब से अपने टाइम को सेव कर, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, मेन बुनियाद बना दिया। इसी तरह MS प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इन्होंने कंटेंट एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी कि आप माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि आप किस तरह प्रोजेक्ट को मैनेज करोगे। तो वो एक छोटी सी शॉप थी, आप आसानी से मैनेज कर सकते थे, उस तरह के ऑप्शन दे दिए उन्होंने। लेकिन प्राइमावेरा में क्या हुआ, इन्होंने एक बड़ा मॉड के हिसाब से एग्जाम्पल दे दी कि उधर में काम करता है, तो एक कंपनी के जिस एक सिटी के अंदर या किसी एक एरिया के अंदर वर्किंग हो रहा था, मैं सिर्फ उस पर काम कर सकता था। इसमें इन्होंने क्या कर दिया है, हर तरह के कंटेंट डाल दिए कि आपकी एक फर्म है, मिसाल के तौर पे आपने कहा बिन लादेन बहुत बड़ी कंपनी है, आपने एक फर्म अपनी खोल ली, आपने कहा इस कंपनी के 10 कंट्रीज़ के अंदर ब्रांचेज हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, आपने 10 कंट्रीज़ की एंट्री कर दी, फिर उस 10 कंट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर वर्क चल रहा है, जैसे सऊदीया की बात करता हूँ, सऊदीया के कई शहरों के अंदर वर्किंग चल रही है, फिर उस शहर के कई इलाकाजात के अंदर, कई एरिया के अंदर उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मैनेज किस तरह किया जाता है, MS प्रोजेक्ट नहीं कर सकता था।
तो उन्होंने फिर ये प्राइमावेरा और ये बनाया ऑरेकल वालों ने, कंपनी जो है ना इनकी वो ऑरेकल वालों की है, क्योंकि ऑरेकल का मेन काम है डेटाबेस, ऑरेकल का जो असल काम है ना डेटाबेस, और प्राइमावेरा भी समझ लें एक बहुत लिटिल पैमाने में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को करने के लिए, लेकिन पूरी कंपनी जो मैनेज वगैरह कर रहे हैं ना डेटाबेस के ऊपर वो सैप है, सैप के नाम से सॉफ्टवेयर है, लेकिन इतना ज़्यादा कॉस्टली है कि हर बंदा नहीं कर सकता। सेमेंस करवा रही है 7.5 लाख रुपए का है। मेरा छोटा भाई वहीं जा रहा है पढ़ा। अच्छा। लेकिन बस 3-4 महीने 7.5 लाख रुपए 6.5 लाख रुपए ऐसे चल रहे हैं उनके लाइसेंस के ऊपर, लेकिन उसमें एडवांटेज है उनकी भी कैटेगरी है, सैप बिजनेस फंड कैटेगरी अलग है, सैप F1 अलग है, सैप R3 कैटेगरी अलग है, इन सबके अलग अलग है मॉडलिंग के तौर पे, तो सबके लाइसेंस उसके हिसाब से कॉस्टली है, लेकिन असल मैनेजमेंट वो है जो पूरे कंपनी को मैनेज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एक प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है, लेकिन दोनों डेटाबेस सिस्टम है, इससे काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। बंदा एक प्रोजेक्ट एक एक्टिविटी लेके शुरू होते हैं तो उसको वो किस तरह मैनेज करेगा उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं इस कोर्स के अंदर ना। अच्छा, कोर्स के कंटेंट के तौर पे ये तो एक स्लाइड शोज बना दिए एक रफ सी तौर पे। अब यहाँ पे आप समझ लो कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बेसिकली क्या है, हम लोग उम्मन तो प्रोजेक्ट को ही गाइड नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बता रहा था ना उस दिन जब ऑटोकैड की क्लास हुई थी, सर सैयद वाले लड़के लाइन को लकीर और लकीर को लाइन कह रहे थे, लाइन को डिफाइन, और हकीकत है कोई भी बंदा ऐसे अननोन बंदे लाइन को डिफाइन कर रहा है ना, आप सोच जाओगे, सोच में पड़ जाओगे लाइन की एग्जाम्पल क्या बताऊँ मैं। अब मेरे से कोई बंदा बताया प्रोजेक्ट बताओ, अब प्रोजेक्ट को आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जो मेरा टास्क मिला हुआ मुझे वही मेरा प्रोजेक्ट है, हम ऐसे ही बोलेंगे ना। तो प्रोजेक्ट को भी डिफाइन, लेकिन जब हम इसकी डेप्थ में जाते हैं और सोचते हैं इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे निकलते हैं जिसको आप बोलते हैं कि हाँ ये तमाम चीज़ें भी प्रोजेक्ट के ही हिस्से में इसके ज़मरे में आती हैं। जैसे मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ तो इसने एक डेफिनेशंस लिख के लगा दिया कि अचीविंग कस्टमर टारगेट प्रोजेक्ट। अब देखो कब पूरा होता है, मैं एक चीज़ बना रहा हूँ और मुझे पता है इसको परचेज करने वाला बंदा नहीं है, तो मेरा प्रोजेक्ट कभी भी पास नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसा करना है कि मैं अचीव करूं कस्टम का जो टारगेट है, आवाम जो चाह रही है, और एक अच्छा लीडर भी वही होता है जो आवाम के हिसाब से। तो प्रोजेक्ट आपको एक टास्क मिला विद रिस्पेक्ट टू, किस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, टारगेट तो आप कस्टम का पूरा करो, लेकिन किस चीज़ को आपने फॉलो करना है, किस चीज़ को फॉलो करोगे आप, क्वालिटी को भी, टाइम को भी और कॉस्ट को भी। जब ये तीनों चीज़ें मेरे हाथ में आ जाएंगी ना, तो समझ लो मैंने अपने प्रोजेक्ट पे उबूर हासिल कर लिया, यानी कि टारगेट मैंने अचीव कर लिया। ये चीज़ है आपका एक प्रोजेक्ट, कि मैं कस्टम को भी देख रहा हूँ कि जो परचेजर है वो क्या लेगा, मैं अपने टाइम को भी देख रहा हूँ मेरे पास कितना टाइम है कि मैं उस टारगेट को पूरा कर पा रहा हूँ, मैं अपनी कॉस्ट को भी देख रहा हूँ मेरे पास इतनी अमाउंट है भी कि मैं चादर देख के पाँव फैलाऊंगा, और फिर मुझे उसकी क्वालिटी भी रखनी है मेंटेन। ऐसा नहीं कि मैं क्वालिटी गिरा दूँ, तब भी वो चीज़ मेरे पास वक्ती तौर पे तो चल जाएगी। जैसे इंस्टीट्यूट लेवल पे कई दफ़ा हम लोगों की बातचीत होती है, बोलते अबे जाओ यार ऐड लगाओ चला दो, हमारा क्या दाना पानी चलते रहेगा। लेकिन वो आपका जो क्लाइंट बनता है ना वो परमानेंट नहीं होता, वो एक दफ़ा आएगा। जैसे खाने का होटल खोल लो, आपको टेस्ट नहीं आता ना, आप बोलेगे एक दफ़ा तो ट्राई कर ही लेगा बंदा, लेकिन वो चीज़ आपकी पायदार नहीं रहती। तो अगर आप क्वालिटी देते हो टाइम और कॉस्टिंग के हिसाब से, तो वो चीज़ पायदार हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो पहली चीज़ तो प्रोजेक्ट को आप सबसे बेहतर डिफाइन आप इस मायनों में कर सकते हो कि आवाम को टारगेट, कस्टमर का मैं टारगेट पूरा करूं, क्वालिटी, टाइम और कॉस्ट को देखते हुए, तो मैं कामयाब हूं। अब ये चीज़ बैचलर के अंदर आपने पढ़ी होगी, मैंने उसी की बुक से निकाली है, लेकिन जाहिर सी बात है उस टाइम हम लोग दिमाग में ये चल रहा था यार सेमेस्टर रुके नहीं, बस जल्दी से पेपर निकल जाए। सीधी बात है, हम लोग डेप्थ में जाके नहीं पढ़ रहे होते, हम लोग इसमें चल रहे थे बस यार निकालो सेमेस्टर, टीचर से बना के रखो। तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमारा पूरा प्रोजेक्ट डिपेंड कर रहा होता है। ये तो मैंने इधर सिर्फ 5 लिखा है, वैसे उमूमन 7 एम है, 7 एम है 7 है, लेकिन वो जो 2 एम है ना वो हमारे काम के नहीं है, प्रोजेक्ट के काम के नहीं है। अब प्रोजेक्ट कैलकुलेशन के अंदर अमाउंट, मनी, इसका बहुत बड़ा रोल है। मिसाल के तौर पे, अच्छा बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं पैसों से नहीं ले सकता, बोलने की बातें होती हैं पैसा ही सब कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं पैसों के बगैर, वो गॉड गिफ्टेड है, आप कितना भी पैसा खर्च कर लो ना, वो चीज़, उस चीज़ की क्वालिटी, उस चीज़ के अंदर जो स्किल्स अल्लाह ने कुदरती तौर पे दिए हुए ना, वो आप में नहीं आ सकती। तो पहला फैक्टर मेरा प्रोजेक्ट जो डिपेंड कर रहा होता है, मैं छोटा सा एक शॉप भी खोल रहा हूँ ना, मुझे अमाउंट चाहिए, चाहे वो मेरी अपनी ही शॉप क्यों ना हो,
मुझे स्टॉक के तौर पे कुछ ना कुछ लेना है, बिल्कुल है। बेशक दुकान वाले मेरे पास अब इम्तियाज है, इतना बड़ा शॉपिंग मॉल चल रहा है, उसके अपने इन्वेस्ट कुछ भी नहीं लगाइए मटेरियल के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटर आए उसके पास अपना बल्क क्वांटिटी में सामान रखवा दिए, जब सेल आउट हो जाए तो आप हमें अमाउंट दीजिएगा। उनको पता है चलती फिरता काम है, रोजाना टनों का माल बिक रहा है, तो उधर रख दिया उन्होंने। लेकिन उस बंदे ने जो प्लेस ली उसकी डेकोरेशन पे अमाउंट लगी, मटेरियल पे नहीं लगा तो मैनेजमेंट पे तो लग गया, उसको जगह को मैनेज करना है और दुनिया का उसूल है, दिखेगा तो बिकेगा। आप जब तक किसी चीज़ को हाईलाइट नहीं करोगे, जब तक वो चीज़ आप कुछ भी नहीं मार रखो, आप अच्छा शोशा वोशा कर दो, सब चीज़ें आ जाओ, लोग आके रुकेंगे क्या यार बन रहा है, क्या है बन क्या रहा है, अंदर अभी कुछ नहीं रखा कि किस चीज़ की दुकान है क्या है, लेकिन शोशा लगाओ है ना, रुकेंगे दिखने के लिए कि क्या चल रहा है। तो अमाउंट सबसे पहली चीज़, प्रोजेक्ट पे मनी लाजमी चाहिए। दूसरी चीज़ मटेरियल है, वही मिसाल है, मैं दुकान बहुत अच्छी कर दूं, एक दफ़ा बंदा आके रुकेगा, दूसरी दफ़ा रुकेगा, बोलेगा अबे जाओ यार इनके पास तो कोई चीज़ ही नहीं है, अभी तो काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब आप किसी चीज़ को किसी प्रोजेक्ट को लेके चलना चाहते हो तो उसके आपके पास मटेरियल्स भी होना चाहिए उस चीज़ के। आप रेंटर बेस पे ना हर काम नहीं कर सकते, उस पर आप हमेशा लॉस में आओगे। कंपनी की कोशिश ये होती है जब वो वर्क शुरू करती है ना, पहला दूसरा ये प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें बोलती है यार इससे इतनी अमाउंट निकाल लूँ कि मैं अपने मटेरियल खुद परचेज कर लूँ, ट्रॉली है, बेलचा है, उधार है, मैं चाहूँगा कि ये चीज़ें मैं प्रोजेक्ट से पैसा बचा के ना एक दफ़ा खुद परचेज करूँ, क्योंकि जब तक मैं रेंटर बेस पे रहते रहूँगा ना, मटेरियल मेरा किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा तो मसले आएंगे। कभी मटेरियल मिला कभी नहीं मिला, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट भी इसमें कॉस्ट नहीं बहुत पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें आपके पास आ रही हैं, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, कॉस्ट भी वेस्ट हो रही है, और क्वालिटी भी नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो दसियों लोगों के हाथों में जा रही है वो चीज़। अब आपको नहीं पता कि कभी आपके नसीब में ट्रॉली सही भी मिली, कभी ऐसे मिल गई पंचर, टाइम डिले हो गया, आप पंचर लगवाने गए हो, उसको बनवा रहे हो, कॉस्ट अलग लगी, टाइम भी डिले हो गया। तो आपने इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्वालिटी भी उस चीज़ की, टाइम भी और कॉस्ट भी। तो उसको देखते हुए अगर आप करेंगे तो मटेरियल की आपकी कोशिश होगी कि मेरा मटेरियल, मेरे टूल्स, मेरे इक्विपमेंट मेरे अपने ज़ाती हों या मेरी अपनी फर्म के हों, मैं रेंटर बेस पे नहीं रहूँ। तो अमाउंट, मटेरियल, ये दूसरी चीज़ आ गई। तीसरी आ गई मेन पावर, ये भी बहुत अहम रोल है। और इस चीज़ का आइडिया तो खैर हम तो लड़के बैठे हैं, इससे आइडिया ये लगा लो कि जो लोग बेचारे जिनकी औलाद नहीं होती ना, उनको बुढ़ापे में एहसास होता है कि यार अगर हमारी ये औलाद होती तो किस तरह वो हार्ड बता सकती थी। मेन पावर बहुत बड़ा रोल होता है। अब हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं ना, एक प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं, और हम सिर्फ 2 बंदे होंगे ना, कभी भी काम नहीं हो सकेगा क्योंकि हम दोनों उलझे रहेंगे। अगर हम 2 बंदे मैनेज करके 4 बंदे रख लेते हैं ना, तो हम उस काम को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं और उनके बलबूते पे दूसरा काम कैच कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे साइड पे तो बंदा मौजूद है ना, एक बंदे को छोड़ो, दूसरा काम पकड़ लो, दूसरे को बिठा देंगे, तो आपकी कॉस्ट निकल जाती है। मैन पावर अपॉइंट करने से सिर्फ ये मसला नहीं हो रहा था कि आपकी जेब से पैसा जा रहा होता है, आप उसके रिस्क भी खुद ले रहे हो तो बेसिकली, क्योंकि आप उसको डिपेंड करके कोई और काम पकड़ के कहीं भाग सकते हो। अकेले हो गए ना तो आप 2 किश्तियों में सवार नहीं हो सकते। तो ये कंडीशन आपके पास आ गई मेन पावर के तौर पे। इसी तरह मशीनरी, 2 मिनट रुक जाओ, आसान हो जाए यार। अच्छा, तो सेकंड चीज़ हमारे पास जो आ गई ना इधर, वो आ गई मशीनरी। देखो पहले हमारे पास मैनुअली काम होता था, मैनुअली काम में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था और एक्यूरेसी नहीं आती थी। अब हमें प्रोजेक्ट अचीव करने के लिए टाइम को भी मेहनत करने और एक्यूरेसी भी लेके आनी है, तो फिर मशीनरी का दौर आ गया। अब तो खैर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल में मशीनरी यूज़ नहीं होती, नॉर्मल चलिए। अब जैसे बाहर वगैरह के आप वीडियोज़ देखो ना, ये जो प्लास्टर हो रहा है, प्लास्टर तक मशीन कर रही है, वो आती है और पूरा प्लास्टर कर देते हैं। लेकिन वही बात है, जो बहुत बड़ी फर्म्स हैं सिर्फ उन लोगों ने रखा हुआ है क्योंकि उनकी कंसल्टेंसी 4-4, 5-5 लाख चल रही है, एक नॉन बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मशीनरी का एक बहुत बड़ा रोल आएगा। फिर मैनेजमेंट का, ये जो आखिरी है ना, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। इसका क्या है, बहुत बड़ा रोल है मैनेजमेंट का। अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं लेकिन आपके पास वो स्किल्स नहीं है कि आप किस बंदे से किस तरह काम लोगे, कहाँ कितनी कॉस्ट देनी है, क्या नहीं करनी है, आपकी ये स्किल्स नहीं है ना आपके अंदर, तब भी प्रोजेक्ट आपका फेल हो जाएगा।
तो मैनेजमेंट भी बहुत अहम रोल है। अब इनके अंदर ना सिर्फ दो चीज़ें असल हैं जो मेन ब्रांच है, जैसा कि इसमें दो चीज़ें हैं जो असल मेन चीज़ें, जो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पैसे से मैं मटेरियल परचेज कर सकता हूँ, पैसे से मैं मेन पावर परचेज कर सकता हूँ, पैसे से मैं मशीनरी ले सकता हूँ, आराम से आ जाएगी। पैसे से मैं मैनेजमेंट परचेज नहीं कर सकता। मैं मैनेजर को अपॉइंट भी कर लूँगा ना, वो बंदा वो काम नहीं कर सकेगा जो मैं खुद मैनेज कर सकता हूँ। जिसका जो काम होता है ना, वो बंदा ज़्यादा बेहतर खुद मैनेज कर सकता है। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे खुद अगर मैनेजमेंट के तौर पे बैठ जाता हूँ और ये चीज़ मेरी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा बेहतर मैनेज करूँगा बनिस्बत में पैसे देके किसी मैनेजर को अपॉइंट करूँ और उसको बोलूँगा तुम इस चीज़ को मैनेज करो। वो अपनी स्किल्स के हद तक तो मैनेज करेगा, लेकिन उस चीज़ का दुख दर्द वो उस तरह नहीं समझेगा जब तक उसकी वो अमाउंट खुद इन्वेस्ट न लगी हुई हो। तो मनी की मदद से, पैसों की मदद से मैं मैनेजमेंट परचेज नहीं कर सकता। अपना काम निकाल सकता हूँ, काम निकलवाने की हद तक मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैनेजमेंट एक उनको बोला अभी सबक कर लें यार, क्लास चल रही है। तो यहाँ पे क्या चल रही है, मैनेजमेंट हमें यार वकील साहब की क्या। तो यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन आ गई। अब देखो ये इधर आ गया आपके पास फैक्टर के अंदर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए वही बात आ गई, पैसों से मटेरियल आ गया, मेन पावर आ गई, मशीनरी आ गई। मैनेजमेंट बिल्कुल ही अलग शोबा है। और वो जो 7M है ना, उसके अंदर मार्केटिंग है, मार्केटिंग बिल्कुल एक अलग शोबा है। वो फिर एक मार्केटिंग में आ जाता है उसके अंदर ना। अब आप आ जाओ, वाई डू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फेल। हमारी जो कंस्ट्रक्शन होती है, हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो फेल किस वजह से हो जाते हैं? क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट्स क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं? उनमें बहुत सी चीज़ें, कुछ चीज़ें मैंने इसमें रखी हैं, यानी कि समझ लो मेन चीज़ें। अंदर तो बहुत बारीकी होती है क्या है, लेकिन कुछ अहम चीज़ें। एक तो पुअर मैनेजमेंट, वही मिसाल दे दी मैंने, मैं खुद मैनेज करूँ या मैं किसी बंदे को एडमिन के तौर पर रख लूँ, एक पुअर मैनेजमेंट है। तो उसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। वो पुअर मैनेजमेंट ऐसी है जिसको यही नहीं पता कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। सीक्वेंस का आइडिया ये बहुत ज़रूरी है, सीक्वेंस के हवाले से मैनेजमेंट की। दूसरी चीज़ मार्केट का आइडिया। मैनेजमेंट अच्छा बंदा वही कर सकता है जिसको मार्केट का आइडिया हो। अब एक बंदे को पता ही नहीं है कि ब्लॉक के क्या रेट चल रहे हैं, सीमेंट के क्या रेट चल रहे हैं, या मैं पहली शॉप पे गया उसने मुझे कहा 23 रुपये का ब्लॉक, मैं आ गया परचेज़ करके, मैं दूसरी शॉप पे नहीं गया जहाँ 22 का मिल रहा था। तो मार्केटिंग आइडिया भी मैनेजमेंट को पता होना चाहिए, वो वरना पुअर मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। दूसरी चीज़ काम लेने की सलाहियत, कि भाई कौन सी लेबर ऐसी है अगर ये मुझसे ये काम इस तरह नहीं कर सकती तो मैं इससे दूसरा वाला काम निकलवा लूँ। एक मैंने आपने मिस्त्री रखा, 2 घंटे का काम था, आपने एक दीवार चिनाई करवा दी। अब मैं दिहाड़ी तो उसको पूरी दिन की दे रहा हूँ ना, इधर नहीं है मैं किसी और प्रोजेक्ट पे भेज दूँ, किसी और वर्किंग पे काम कर दूँ। चलो मिस्त्री का काम नहीं करवा रहा, मैं इससे हेल्परी का कोई काम करवा दूँ। कि अपने पैसे को यूटिलाइज करना है, आपने अपनी कॉस्ट को किस तरह यूटिलाइज करना है, आपने अपनी लेबर को किस तरह यूटिलाइज करना है, ये मैनेजमेंट का काम है। और जिस बंदे को ये मैनेजमेंट नहीं आ रही, वो चीज़ पुअर मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो पुअर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल है आपके प्रोजेक्ट को फेल करने के लिए। नंबर 2, अनअवेयरनेस ऑफ एक्चुअल प्रॉब्लम। ये तो हमारे यहाँ तो इतना आम है कि आपको असल मसला पता ही नहीं है। ये बंदा परेशान हो रहा है कि मेरा वेट इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है, और उसके ये आइडिया नहीं है कि मेरे हाथ में क्या है, बैग है। और ये चीज़ आप प्रैक्टिकली लाइफ में हर जगह देखोगे, यहाँ तक कि डॉक्टर्स को देख लो, उनको एक्चुअल प्रॉब्लम पता है, ये टेस्ट करवा दो, ये टेस्ट करवा दो, ये टेस्ट करवा दो, ये टेस्ट करवा दो। और इंजीनियर के साथ भी ये मिला, जितने भी बैठे हुए कोई प्रोफेशनल नहीं है, सब अनाड़ी बैठे हुए। यहाँ पे टाका लगाओगे तो सही हो जाएगा, वो टाका लगा दी, नहीं आपके तो बोर्ड का मसला है, बोर्ड का मसला। सब रैम बीप कर रही है ना, मुझे लग रहा है कि रैम वाली स्लॉट उड़ गई है, रैम वाली स्लॉट नहीं लगा दी, नहीं रैम ही उड़ गई। एक्चुअल प्रॉब्लम का नहीं पता मसला, तो ये भी प्रोजेक्ट को फेल कर देते कि क्या असल मसला आ रहा है। अब मैकेनिक है ना, जो अच्छा मैकेनिक है वो आवाज़ सुनते साथ आपका जज कर लेता है क्या, क्यों, उसको एक्चुअल प्रॉब्लम पता है। और जो अभी अभी बैठे हुए ना, उसको एक्चुअल प्रॉब्लम का वो पूरी खोल के बैठ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रोल है। दूसरा लैक ऑफ प्लानिंग, और ये तो उम्मन हम लोगों के साथ होता है। बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, बिल्ली के ख्वाब में चिचड़ी, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना, बहुत सारी, ये होगा। जैसे शुरू में आया था
एग्स के ऊपर बड़ा रिकॉर्ड लगा था ना इमरान खान साहब का, अंडे मईशत मजबूत होगी, तो ये वही मामला है। या शेख चिल्ली वाला अंडा टूट गया, वो ज़ाया हो गया ना पूरा बिजनेस। तो लैक ऑफ प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ा जरिया है। जब आप अपने ख्वाब ऐसे देखते हो ना बहुत सुहाने, तब भी आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। आपके पास जो सिचुएशन जो वर्क आया हुआ है उसको कंसंट्रेट करते हुए आपने काम करना है, तो आप आगे कामयाब हो जाओगे। अगर पहले से खामी पुलाव बना लोगे ना कि ये हो जाएगा तो फिर मैं ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा, इसीलिए बोलते हैं बहुत दूर अंदेशी की प्लानिंग भी नहीं करो, वक्ती तौर पे काम करो। तो जिस चीज़ को फोकस करना है तो आप उसको फोकस नहीं करोगे, आपके दिमाग में और चीज़ें चलना शुरू हो देंगी। तो लैक ऑफ प्रॉब्लम भी आपका बहुत बड़ा जरिया है। और ये तो माशाल्लाह हमारे यहाँ इतना आम है, स्कूल्स के अंदर ख़ास तौर पे CR बना दिया, मॉनिटर बना दिया और सेलेक्ट नहीं किया सही बंदे को। ये चीज़ हकीकत है। मैनेजमेंट लेवल आप कर रहे हो, आपने कहा चाचा का बेटा इसको बैठा दो, ये सुपरवाइजिंग करेगा, जिसको कख नहीं पता वो सुपरवाइजिंग करने बैठ गया। तो ये एक बहुत बड़ा मसला आ जाता है कि अगर आप सही बंदे को सेलेक्ट नहीं करते, चूज़ नहीं करते, तो वो वर्क को ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है ना वर्क को वो ले सकता है, किससे काम क्या करना है। तो सही बंदे का इंतखाब करना, उसको सेलेक्ट करना, उसको चूज़ करना, ये भी बहुत बड़ा ज़रिया है ताकि आपका प्रोजेक्ट फेल ना हो। सेकंड चीज़, अनअप्रिशिएट मशीन्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव फॉर सेफ्टी। आपने अभी मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, ये माँ बारगा वाली के लिए PMT पे बंदा चढ़ा हुआ था, के इलेक्ट्रिक वाला वर्किंग कर रहा था, शॉर्ट पड़ा, धड़ करके नीचे गिरा, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुआ है, घड़ी वड़ी पहनी थी, हाथ हाथ पूरा जल गया। ये पटेल के अंदर क्या रीज़न था? सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनी थी, शॉक पड़ा, उसको शॉट इतना तेज नहीं पड़ा था जितना उसका रिएक्शन आया। रिएक्शन क्या है? वो ऊपर से जो गिरा है ना 40-50 फीट की हाइट से, नीचे वो फुटपाथ पे गिरा है और उसका जो कॉर्नर था ना उससे उसका हाथ पांव डैमेज हुआ। अगर वो सेफ्टी बेल्ट पहन लेता तो ये सानिया नहीं होता। तो उमूमन हमारे यहाँ जो है ना सबसे बड़ा मसला ये सेफ्टी प्रिकॉशन को सबसे पीछे रख देते हैं और गोरे सेफ्टी प्रिकॉशन को ही सबसे आगे रखते हैं। तो इस वजह से उनके प्रोजेक्ट भी फेल हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर आ जाता है सेफ्टी प्रिकॉशन में। अब एक बंदा चल रहा था, मिस्त्री काम करते करते एक्सपायर हो गया, गिर गया, कोई मसला आ गया, अब पूरा प्रोजेक्ट बैंड हो गया। और बाहर तो बहुत मसला है, मिडल ईस्ट वगैरह में ऐसा होता है तो 2-3 महीने के लिए प्रोजेक्ट रुक जाता है, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, क्या हुआ, किसका मसला था, लेबर कौन थी, मैनेजर कौन था, प्रोजेक्ट मैनेजर की खिंचाई हो जाती है कि आपने क्यों नहीं किया था। तो वो तो 2 महीने तक प्रोजेक्ट पेंडिंग में चले गया। अब वो जो आपकी सैलरी या आपका जो प्लेंटी लग रही है वो तो आपकी डिडक्ट होने शुरू हो गई। तो सेफ्टी हेल्थ, अब मशीन है ना, अब मशीन ऑपरेटर वाला बंदा सही नहीं है, उसको आइडिया नहीं था कितनी हाइड्रोलिक को ओपन करना है, पूरे ही लोड आ गया उस साइड पर। तो आपको सेफ्टी का कुछ आइडिया नहीं था अपने वर्क करते हुए सेफ्टी प्रिकॉशन का। अब ये है ना, खुदा ना खासे नीचे करेगा ये बंदा, सेफ्टी अवेयरनेस नहीं ना, उस बंदे को थोड़ा आइडिया है और वो तो ऊपर चढ़ा है तो उसको तो दिख ही नहीं रहा। तो ये चीज़ भी हमारे पास प्रोजेक्ट को डिले कर देती है और फेल कर देती है। और ये तो हम लोग करते ही हैं। सुपरवाइजिंग ऑडिट जो होता है ना टाइम, इसमें तो हम लोग भागते हैं, बोलते हैं हिसाब नहीं ले कोई, हम अपनी मर्जी के बादशाह हैं, जो हिसाब मांगेगा उसकी खिंचाई हो जाएगी। तो हिसाब नहीं लो किसी चीज़ का। अगर प्रोजेक्ट को कामयाब करना है तो आपको टाइमली तौर पे पूछना पड़ेगा, 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते में ये टास्क दिया था, कितना हुआ, कितने % बचा। अगर आप वो लेते रहोगे तो जो वर्कर है ना वो बोलेगा मेरे बैक हैंड पे कोई बंदा नज़र रखा हुआ है, वो पूछ रहा है, तो ये आपका प्रोजेक्ट फेल होने से बचाएगा। दूसरी चीज़, लैक ऑफ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब प्रॉपर डिज़ाइन हुआ नहीं। इस चीज़ की एग्जांपल आप समझो, ऑटोकैड का तीसरा मैप हमने बनाया था जिसमें लिखा हुआ था लॉन, वो क्या कहते हैं, ड्राइंग रूम एंड डाइनिंग रूम 18 फीट एक्स में, 11 फीट वाई में, और ऊपर आपका रूम कितना आ रहा था, 12 और 5 आ रहा था, 17.5 आ रहा था, 6 इंच का फर्क आ रहा था, बीम आगे पीछे हो रही थी, वो इम्प्रॉपर डिज़ाइन था। यहाँ पे भी क्या है, दिमाग में जब दूसरी चीज़ें चल रही होंगी, इस वाले गार्डर को इसने इसके साथ अटैच कर दिया बनिस्बत इसके साथ अटैच करने से, तो ये क्या हो गया, आगे पीछे हो गया। और जब काम हो जाता है फिर उसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, कॉस्टली भी बहुत पड़ता है, टाइम वैल्यू भी बहुत वेस्ट होती है, और वो चीज़ नहीं आती एक्यूरेसी के अंदर जो पहले आती। क्योंकि हर चीज़ का जॉइंट ना एक ही फर्स्ट टाइम का ही बेहतर होता है। पहली दफ़ा में अगर आपने सही वर्क कर लिया तो सही है,
2-3 दफ़ा अप्लाई करोगे ना, उसकी असल मैग्नेटिक पावर या उसकी जो भी वर्किंग थी ना, वो चीज़ तो ख़त्म हो गई, उसकी एफिशिएंसी ख़त्म हो गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे पास फ़र्क आ जाता है, क्योंकि हम लोगों को पहले से आइडिया नहीं होता फील्ड के अंदर जब काम जब पूरा हो जाएगा, या कॉलम पीछे चले गया, चलो अब लेपा पोती कर लो, किसी तरह चल जाएगा। और जितनी भी आप कंस्ट्रक्शन देखो ना 90%, क्योंकि हमारे यहाँ ठेकेदारी सिस्टम है, सीधी बात है, कंपनी के हाथ में तो है नहीं। अभी आप सिंपल देख लो, यहाँ से स्टेप चढ़ते हुए ऊपर आते हो, कारपेट बिछाया किसी कटिंग करके, कहीं पे चेपियाँ लगी हुई, कहीं पे नहीं। क्यों? जो कारपेंटर आया वो भी, जो कारपेट बिछाने वाला है वो भी माशाल्लाह हमारी तरह था, उसने नीचे वाले स्टेप्स की विड्थ को नापा 3 फीट, 3 फीट का पूरा कारपेट काट दिया। उसको ये नहीं पता है कि भाई ये पाकिस्तान में बना है, वो कहीं पे 3 फीट का, कहीं पे 3 फीट 1 इंच का, कहीं पे 2 फीट 9 इंच का है, क्योंकि वो तो बल्लियाँ रखते हैं और मसाला डालते रहते हैं, कोई साइज तो रहते नहीं है। तो ऐसी मामला इसके साथ भी हो गया। तो हम लोग जब काम पूरा कर लेते हैं, पता है भाई यार इसमें तो ये खामी आ रही है, अब इसको किस तरह सॉल्व करें। अब उस पर क्या कर दो, शशके वशके डाल दो, बट प्लास्टर कर दिया, कलर अच्छा कर दिया, अब अंदर कितनी खामियाँ सब छुप गई, दिखने में अच्छा लग रहा है चीज़। तो आपके पास प्रॉपर डिज़ाइन ना होने की वजह से, प्लानिंग कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से भी ये फेल हो जाता है। सेकंड चीज़, ये तो हमारी लेडीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा आती होती हैं, किसी को नहीं बताना, नहीं मैं किसी को नहीं बताऊँगी, दोस्त को बताए तुम किसी को नहीं बताना, मना किया किसी को नहीं बताना, वो किसी को बता दी कि तुम किसी को नहीं बताना। तो आपकी एक बात आपके पास डायरेक्ट नहीं पहुँच रही, मैनेजर ने मुझे एक काम दिया, मैं अपने हेल्पर को बता रहा हूँ, वो हेल्पर दूसरे हेल्पर को बता रहा है, दूसरा हेल्पर दूसरे हेल्पर को, जब वो बात घूम फिर के मेरे पास आई ना, तो उस बात का रुख ही बिल्कुल चेंज हो गया। तो बहुत सारे कोऑर्डिनेटर जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन चल रही होती है, वो भी मामलात आपको ख़राब कर देती हैं, क्योंकि एक चीज़ डायरेक्ट आप बोल रहे हो, एक चीज़ आप एक बात 3 जगह से घूमते हुए आ रही है, तो हर बंदे का बोलने का अंदाज, हर बंदे के समझने का अंदाज चेंज हो गया। तो बहुत सारी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशंस भी इस प्रोजेक्ट को फेल करने का जरिया, और उम्मन होता है बहुत सी कंपनीज में, आप जाओ ना, उन्होंने अजीब अजीब नाम लिख के रखे हुए, इंजीनियर, सब इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। अबे भाई स्मॉल करो मामलात को, सॉल्व करो। अब आपने उसको, अब क्या है, पौवा चल रहा है, इसको भी अपॉइंट करना है, अब क्या नाम दें, चल इसका कुछ ना कोई अच्छा डेजिग्नेशन नाम के अपॉइंट कर दो, पर्ची आई हुई है, डेजिग्नेशन कुछ भी रख दे यार, टेक्नीशियन रख दो, टेक्नीशियन सुपरवाइजर रख के आपने अपॉइंट कर दिया। अब उसको कुछ पता ही नहीं है टेक्नीशियन सुपरवाइजर का वो काम कर रहा है क्या, टेक्नीशियन उसको तो यही तक नहीं पता इलेक्ट्रोड किस साइज का है, एंगल क्या होगा उसको पता ही नहीं है, लेकिन टेक्नीशियन सुपरवाइजर है, क्यों, पर्ची आई। तो ये मेरिट सिस्टम जो खत्म हुआ ना, उससे हमारा एक ये भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है कि भाई आपकी बात 10 बदल लोगों से होती हुई आ रही है, क्योंकि सब सोर्स वाले बंदे बैठे हुए हैं, उनको निकाल भी नहीं सकते और अपॉइंट भी करना। सेकंड चीज़, ये तो सबसे ज़्यादा आम है, टाइल्स लगाने थे बाथरूम में, आपने पहले कैलकुलेशन नहीं की, आप लेके आगे, पता चला एक वॉल बच गई, अब दोबारा लेने जाऊंगा वो टाइल नहीं मिला, उससे मिलते जुलते लिए आपने लगा दिए। उम्मन आप देखो आपके पास 3 साइड लगी हुई है, जो फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग के ऊपर टाइल्स का इशू आ गया, 3 साइड लगा के फ्लोरिंग में टाइल इशू आ गया। तो ये एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है कि आप मटेरियल जो है ना वो मैचिंग का नहीं लेते। अब मैं वर्किंग कर रहा था, ब्लॉक मेरे पास लग गए 5 इंची के, 4-5 रद्दे कम पड़ गए, आपने कहा 4 इंची के लगा दो, प्लास्टर ज़्यादा लगा देना, उसकी स्ट्रेंथ में वो फ़र्क थोड़ी आएगा जो 5 इंची के ब्लॉक में आ रहा था। तो आपका मटेरियल जो मैचिंग है ना, ये भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा ज़रिया है आपके प्रोजेक्ट को फेल करने का, कि अगर आपने मैचिंग नहीं की मटेरियल्स की, तब भी आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो मटेरियल मैचिंग करना भी ज़रूरी है। और फिर ये तो माशाल्लाह ये वही मिसाल है कि आपने जो कोऑर्डिनेशन के लिए सुपरवाइज़र के लिए बंदा रखा है, वो बंदा ऐसा होना चाहिए जो एक न्यूट्रल हो। अगर आप मिसाल के तौर पे अपने ही भाई को अपॉइंट कर देते हो, तो दूसरे बंदे उसकी बात नहीं मानेंगे, बोलेंगे ये तो इसका ही अपना चमचागिरी है। रियल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली लाइफ में अगर मैं एक ऐसे बंदे को मैनेजर बना दूं जिसका मुझे पता है कि यार ये बंदा मैनेज नहीं कर सकता, ये घपला करेगा बीच में, ये मसले करेगा, ये इसकी ये लिंक में, इसकी ये एक्टिविटीज़ हैं, और मैं उसी बंदे को जानबूझ के बना दूंगा, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, वो क्या है आपका। तो ये वही बात कर रहा है कि आपने लैक ऑफ रॉयल टीम, इतनी ज़्यादा टीम बनाई हुई है माशाल्लाह, ये अब खुद परेशान हो रहा है, और पीछे टीम कौन सी बिठाई हुई है, जो
पर्ची बेस पे आपने बंदे बैठा दिए, काम के है ही नहीं, आप कितना अच्छे भी मैनेज करते रहो वो चीज़ मैनेज नहीं हो सकती। तो मेरिट का खात्मा जो है ना वो यही चीज़ आई है। आपकी सच्ची टीम है ये, और वो सच्ची टीम का चाचा का बेटा, मामू का बेटा, फुप्पू का बेटा, लेकिन काम का कोई भी नहीं है। इसी तरह ये दोबारा से आपकी पुअर मैनेजमेंट आ गई। अब पुअर मैनेजमेंट और भी बहुत से तरीके से हो सकती है। मिसाल के तौर पे मटेरियल की शॉर्टेज पड़ गई, आप फील्ड काम चल रहा है, मटेरियल कॉल कर रहे हो यार मटेरियल मुझे सैंड चाहिए, 1 डंपर सैंड डलवा दो। अब आप बात कर ली, वो बंदा कह रहा है सैंड तो शॉर्टेज चल रही है, ब्लैक में बिक रही है, 18,000 वाली चीज़ आपको 25,000 में बिक रही है। सीमेंट आपने मंगवाई, कह रहा है अभी तो नहीं है, कल मिलेगी, टाइम डिले हो गया। तो ये भी पुअर मैनेजमेंट का हिस्सा था। ये सब चीज़ें भी आपको दोबारा मसला करेंगी जब आप मटेरियल के ऊपर आओगे। आप होटल बैठ रहे हो, आपने कहा एक चाय पराठा लिया, जब पराठा खत्म हो गया ना, चाय रखी भी, आपने कहा एक और लिया, उसने कहा अभी तो 10 मिनट सब्र करो बन रहा है। तो ये क्या है, आपको पहले सोचना चाहिए था कि भैया आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना आप, तो आप पहले ही ऑर्डर दे देते ना। तो यही कंडीशन इधर आपके पास पुअर मैनेजमेंट का जरिया बन जाती है। फिर अब बिल्कुल लास्ट टॉपिक आपके पास इस पे आता है कि प्राइमावेरा के हवाले से, ये देखो 1983 में आया था और उस टाइम P3 के नाम से आया था। P3 के उसमें वैराइटीज़ वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं थी वर्किंग के तौर पे, लेकिन फिर ऐसा ऐसा वर्किंग कर करके किस पे आ गया, ये P6 पे आ गया। और अब तो समझ लें बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया इसमें काम। वह वही है कि जो जितना वर्किंग करेगा उसके हिसाब से उसका एडवांटेज उसको मिलेगा। ये थ्योरी एक क्लास में नहीं लिए, एक इसका अब लाइफ साइकिल कह दूँगा, P6 काम किस लाइफ साइकिल पे करता है। लेकिन ये चीज़ कोर्स करने से पहले बताना बहुत ज़रूरी थी। ये अगर नहीं आता ना, मैं डायरेक्ट शुरू कर दूँ तो आपको आइडिया नहीं होता मेरे प्रोजेक्ट क्यों फेल होते हैं। ये थ्योरी है, मैंने इसलिए कहा ना थ्योरी को समझना इसमें बहुत ज़रूरी है। हाँ, अब इंस्टॉलेशन भी देख लें किस तरह इंस्टॉल करना है, ताकि आज की वीडियो में इंस्टॉलेशन भी आ जाए ना। आप यहीं पर आ गए, ये सॉफ्टवेयर का बैकअप है, इसमें आपके पास 64 बिट है, ENUS में आ गया, ये P6 का बैकअप है। आपने इसको नेक्स्ट किया है, नेक्स्ट किया आपने, टिपिकल इंस्टॉल होने शुरू हो जाएगा। ये क्लासेस रेगुलर रख लेते हैं, हफ्ते 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। रेगुलर रख लेते हैं, कोई इतना पेंडिंग में क्यों डालेंगे। अगर रोज़ाना, हाँ जुम्मा इतवार छुट्टी कर लेंगे, जोहर का टाइम हो, जुम्मे को और इतवार की छुट्टी 5 दिन रखेंगे इंशाल्लाह, 1.5 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे ना अब देखो डेटाबेस हमें अपना बनाना पड़ता है। जब जैसा हो जाएगा ना, आप यहाँ से आना P6 प्रोफेशनल ड्राइव के अंदर और एक स्टैंड अलोन ड्राइव बना लेना अपनी। और यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट करोगे ना, तो ये अब आपसे पासवर्ड वगैरह पूछेगा क्या है। आपने कहा एक न्यू बनाए और उसमें हम लोग इंटरनेशनल जो चल रहे हैं ना, वो एडमिन ही पासवर्ड चल रहा है, तो आप इसका पासवर्ड डाल दो एडमिन। और ये रिकन्फर्म भी करवाएगा, वो भी आपने दे दिया एडमिन। नेक्स्ट कर दें, इसके बाद आप इसको क्या कर दें, फिनिश कर दें। अब ये बन जाएगा एक चीज़ की सेटिंग। आप देखिए गोरों ने बनाया ना, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, फिनिश कर दें, बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो ऑटोमेटिक खुद बनी हुई होंगी। जैसे EPS है, हम लोग पढ़ेंगे इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। गोरों ने अपने हिसाब से ना सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ डाली हुई है। जैसे डिज़ाइन सेंटर में फर्नीचर पड़े हुए, तो कुछ EPS बने बनाए पड़े हुए, कुछ OBS बने बनाए हुए, कुछ रिसोर्सेज आपके पहले से मौजूद हैं, रोल्स पहले से मौजूद हैं, तो हम लोग उनको डिलीट कर देते हैं। हमारे काम के नहीं, हम अपने हिसाब से खुद काम कर रहे हैं, क्योंकि उधर की वर्किंग बिल्कुल ही चेंज है। यहाँ पे आओ, मैंने यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ये आ गया एडमिन। अब एक दफ़ा आप इस पर क्या कर दो, सेटिंग कर दो कि आपकी वर्किंग जो है वो किस नेचर के हिसाब से। हमारी कंस्ट्रक्शन के वाले से देखिए, इसके अपने EPS बने हुए हैं, आपकी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से वर्किंग चल रही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एडमिन में आऊँगा, एडमिन प्रेफरेंस में आ जाऊँगा और यहाँ से जाके मैं आ जाऊँगा नीचे इंडस्ट्री के अंदर कि मैं किस इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर रहा हूँ। जो मैनेजमेंट है, मैंने कहा ना हर किस्म का बंदा अपना काम कर रहा है इसमें।
तो आपकी इंडस्ट्री किस हवाले से, मैंने कहा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के हवाले से। उस टाइम जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं, हर बंदा ऑयल एंड गैस वालों के अपने, इन पे अप्लाई करने से क्या होगा, इनके अपनी ईपीएस बने हुए, इनके ऑब्वियस इनकी अपनी एक्टिविटीज़ के बने बनाए मिल जाएंगे। आपको इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन की थीम बनी बनाई मिल जाएगी। ये थीम्स हैं बेसिकली। मैंने इसको क्लोज कर दिया तो ये वाली थीम इस पर अप्लाई होगी कि भाई इंजीनियरिंग के हवाले से मेरे पास क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, उसकी चीज़ें इन्होंने पैटर्न दे दिया। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है कि किस तरह आपने इंस्टॉल करना है, ये आपने इंस्टॉल करना है। इनफ है, यहाँ पे रखते हैं, चलते हैं नमाज़ पढ़ के आते हैं, 1:30 बजे की नमाज है। फिर कल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो